गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, भली करे आया, जी आया नू, वर्षत के बखैर रागले। आज हमने बहुत तरीक़ों से जो मैंने अकेले जो है ना आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह दी है। फैसल भी आने वाले हैं, हमें भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कल वाले या उससे पहले वाले जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है, यानी मैं सियासत की बात कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इकॉनमी की बात कर रही हूँ जिसमें नई नई डेवलपमेंट और ये ख़तरनाक डेवलपमेंट है, तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर ऐसे में हाथ में नहीं आ रहा। तारीख में पहली बार 237 तक जा पहुंचा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि डॉलर पर हम काबू नहीं कर पा रहे और ये उड़ता चला जा रहा है। क्या इसकी उड़ान इसी तरह से जारी रहेगी या हम ये समझें कि बस जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ेगा? आज इस पर हम प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, अब एक बड़ा अच्छा मैसेज है जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि सब्र कर लें, सब अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 32 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। फंड से 20 करोड़ एक अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। फंड से पाकिस्तानी करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। ब्लूमबर्ग की फिच और मूडीज़ की पाकिस्तान से मुतालिक रेटिंग आउटलुक पर जो रिपोर्ट जारी की गई है वो कुछ ऐसी है जिसके इस वक्त हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं। सो आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि आखिर हमें कितना मज़ीद सब्र करना है। महंगाई हुई है, कीमतें बढ़ी हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो गई है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अवाम हमें परेशान नज़र आ रही है। अब इसके असरात कब होंगे, ये समरात हम तक कब आएंगे? अब क्योंकि परेशानी है, महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। ऐसे में अवाम ये सोचती है कि जनाब हमने खाना कैसे पकाना है, खाना क्या है। अगर ये खाना क्या है वाला मसला हल हो जाए तो खाना पकेगा कैसे? आज हम आपको प्रोग्राम में एक बड़ी ज़रूरी बात बताएंगे, स्पेशली ख़वातीन को जो इस वक्त घर बैठी मुझे देख रही है ना, उन्हें हमने बताना है कि कम तेल में और बिना तेल के हम किस तरह से खाना पका सकते हैं। यानी क्वांटिटी ऑयल की हम कम भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना तेल के पक जाती है। वैसे मुझे लगता है ये कि शायद अंडा है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि अंडा फ्राई करते हुए ऑयल बिल्कुल हल्का डालें क्योंकि उसका अपना तेल होता है। खैर, इस पर आज हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। अब ज़रा उस चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि रोज़ाना ही हमें देखने को मिलती है, यानी बारिश। स्पेशली कराची में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। गुज़श्ता रात भी बादल बरसे थे और अभी पिछली बारिशों का पानी उतरा नहीं था, तबाही ख़त्म नहीं हुई थी कि रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश से मज़ीद पानी कराची में जमा हो गया है। ये बारिशें कब तक बरसेंगी और पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का क्या हाल है, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यासीन मलिक गुज़श्ता 6 रोज़ से भूख हड़ताल पर थे। उन्हें 2 झूठे मुकदमात में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। सो आज हम प्रोग्राम में इस इशू को भी उठाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आज इफ्तिताह होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ और गुज़श्ता गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर इनाम बट करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि दस्ते में शामिल 3 खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो गए हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं कि जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जाएं। और अब पैगाम यही है कि आप लोग एहतियात बरतें। पाकिस्तान में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन है, इस पर भी हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो हमारी इल्तिजा सिर्फ इतनी होती है कि वो कोविड है, हेपेटाइटिस है या कोई भी एक नॉर्मल सी बीमारी है, फ्लू है या फीवर है, उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जंग का तो हमें सामना है ही जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं। एक और चीज़ है जिसका हमें सामना है वो ये कि हमने अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचाना है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस मैच की बात करेंगे
जिसमें हम देखते हैं कि हर लम्हा जो है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि कभी अपोजिशन की तरफ से छक्का लगता है, कभी हुकूमत और इत्तेहादी जो जमातें हमें छक्के चौके लगते नजर आते हैं। यानी मैं सियासत की बात कर रही हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब में सवालात की बरसात कर दी है। कहा कि इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसा मंगवाया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। बहुत सारे उन्होंने सवाल ऐसे किए जिसमें नोटिस की बात की गई। अगला सवाल उन्होंने ये किया कि पार्लियामेंट पर हमले का ऐलान किया लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। धोखे से असेंबलियों को तोड़ा गया, इसकी कोशिश की गई लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। यहाँ पर इंसाफ का दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए। तो हमारे वज़ीर आज़म जब कल गुफ्तगू कर रहे थे कौमी असम्बली में, खिताब कर रहे थे, तो क्या क्या बातें कर रहे थे आपको सुनवाते हैं। अदालत अगर बुलाए, मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं, क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सुओ मोटो लिया। मार्च में जिस तरह आइन शिकनी की गई, डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया, किसी ने एक नोटिस लिया। इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। BRT पेशावर अरबों रुपए के गबन हुए, उसमें किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। वजीर आजम की सकी बहन खामोशी से FBR से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे, आज ये 56 कंपनी को सुओ मोटो करो। आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा। वज़ीर आज़म कितने सवालात, लेकिन मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि अब तो गवर्नमेंट है की, क्यों नहीं नोटिस लेते? नोटिस लें, नोटिस भेजें। नोटिस भेजेंगे तो यकीनन तब्दीली तो आएगी। फिर अगली खबर यह है कि कौमी असम्बली में जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला, मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है। हुकूमती अरकान ने साफ साफ कह दिया, पार्लियामेंट किसी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करने देगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की ठान ली। दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तहरीक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। तहरीक की मंजूरी के बाद वजीर कानून की करारदाद भी आ गई, जिसमें कहा गया कि कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट किसी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज की इजाजत नहीं देगी। ऐवान ने करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. हुकूमती करारदाद में वाज़ेह किया गया कि आइन मुक़न्नना अदलिया और इंतजामिया के दरमियान अख्तियारात तकसीम करता है। पार्लियामेंट अवामी उमंगों की नुमाइंदा है। आर्टिकल 175(a) के तहत आला अदलिया में जजों के तकर्रुर की तौसीक भी पार्लियामान का अख्तियार है। रियासत का कोई भी सतून एक दूसरे के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लिमानी कमेटी के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दोनों ऐवानों से नामजद अरकान की फहरिस्त जारी की जाएगी। इस तमाम तर मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लतीफ़ खोसा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं और आइन और कानून पर जितना अबूर आपको हासिल है, हम कोशिश करेंगे इससे इस्तेफादे करें। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। ये जो अब बातगश सुनाई दे रही है कि आइनी के अब अदालती इस्लाहात करनी चाहिए, कौन सी रिफॉर्म्स हैं, ज़रा आप भी तो बताएं हमें। देखिए, रिफॉर्म्स तो हर चीज में हर वक्त जरूरत होती है, क्योंकि ये एक जो है साकित नहीं होता निज़ाम, ये रमा दवा होता है।
साथ जो है बहुत सारी आपको नजर आती हैं तब्दीलियां। तो डायनामिक होना चाहिए, कवानीन को वक्त के तकाज़ों के साथ हमआहंग होना चाहिए। और बहुत सारी कबाहतें हैं, बदकिस्मती से 18वीं तरमीम हमने देखी कि 18वीं तरमीम जब वो फुल बेंच माशाल्लाह चौधरी इफ्तिखार साहब उस वक्त जिस जबिल्लत के साथ वो चीज दस्ती कर रहे थे, उन्होंने 18वीं तरमीम चैलेंज लेकर और हमारे गर्दन पर जो है लिटरली वो रख के और हमसे 19वीं तरमीम पार्लियामेंट से करवाई, जिसमें उन्होंने झुकाव जो था तमाम तर अपने तकर्रियों का बाला अदालतों में वो अपने तई जो है जुडिशरी के पास रख लिया। और हत्ता के आपकी जो पार्लिमानी कमेटी थी वो भी लागिर और बेकार बेबस होकर रह गई। एक तो ये है कि यहाँ बहुत जरूरी है कि जजेस के तकर्री जो बाला अदालतों में होती है उसकी कोई जो है उसका यार्ड स्टिक हो, उसका कोई मयार हो, उसका कोई तरीका हो। वो खालिसतन चीफ जस्टिस साहब अपना नाम जो है लेकर, हमने देखा कि पिछले दिनों में भी, और एक सीनियर जज साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं जो अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, काजी फायज यूसुफ साहब, और सारे पाकिस्तान की बारों ने मुतफिका तौर पर कहा कि आप सीनियर मोस्ट को दीजिए। जब जी खोसा साहब आपको आवाज आ रही है? जी प्लीज बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा। जी हमें भी मानना है कि सीनियरिटी खाली काफी नहीं होती है, सीनियरिटी कम फिटनेस यानी मेरिट भी होना चाहिए। लेकिन जब आप नीचे से चौथा, पांचवा, छठा नंबर से उठा के आप हाईकोर्टों में से सुप्रीम कोर्ट में मनपसंदी की बू आती है, उसमें नेपोटिज्म की, उसमें कैप्रिशियस और आर्बिट्रेरीनेस की आती है, तो बारों ने बहुत एहतजाज किए हैं। अब फिर जो है दोबारा होने जा रहे हैं 5 जजेस की आसामियां सुप्रीम कोर्ट में। आप अंदाजा कीजिएगा 17 में से 5 जजेस अगर फिर इस तरह से बन जाते हैं, और जितने नाम फ्लोट किए गए हैं इस वक्त, वो कोई भी उसमें सिवाय एक KPK के चीफ जस्टिस के बाकी सारे जो है 4 जजेस जूनियर हैं जो हाईकोर्ट लाहौर से या हाईकोर्ट कराची से जो जिनके नाम तजवीज किए गए, मुजवजा नाम जो है। तो इस तरह से जो है अदालत का जो रुझान है और उसके रवैये है उसमें जो है एक झुकाव सा किसी तरफ नजर आता है। ये नहीं होना चाहिए। बाला तरीन अदालत है, उसमें तमाम जो है कवानीन का इहाता किया जाता है और उसमें अमूर ममलिकत चलने भी बहुत ज्यादा जो है उसमें आती है। फिर दूसरे देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980 के रूल्स हैं, और इसलिए कि लेजिस्लेचर ने अपना काम नहीं किया। सही। अच्छा खोसा साहब, अगर हम मौजूदा हालात देखें तो हर कोई फिर शायद ये कहेगा। जी खोसा साहब, जी एक तो खोसा साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा प्लीज मेरा सवाल ले लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अर्ज करना चाह रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है उसके बाद इस तरह का फैसला मुतफिका करारदाद की बात, यानी कि ये समझा जाए कि एक मखसूस अदालत की जानिब से फैसला आने के बाद इस चीज़ को उठाया गया। आपको नहीं लगता कि फिर इस पर पूरा साल बात होनी चाहिए? अगर फरतुल्लाह बाबर की ट्वीट की मैं बात करूं तो अपने ट्वीट में ये फैसला आने से पहले कह चुके थे कि जजेस के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए, और अब ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो यानी एक फैसले के बाद इस चीज़ पे स्टैंड लेने के लिए सोचा गया। अगर हम पूरा साल बात कर लें तो शायद ही क्या अच्छा हो जाए। नहीं देखें, जजेस के अख्तियारात किसी ने महदूद करने की बात नहीं की है। वो भी आप जरा प्लीज उसकी ट्वीट उनकी देखिएगा। उनमें कहा गया है कि उनको स्ट्रक्चर कीजिएगा। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है जो कि पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी थी, इसको स्ट्रक्चर करने के लिए आर्टिकल 191 में कानून साजी न हुई। उसी आर्टिकल में है कि जब तक कानून साजी नहीं होती अदलिया अपने रूल्स बना सकती है। अदलिया ने 1980 के रूल्स चल रहे हैं। 1980 के एक बात जहन में रखिएगा कि 79 में भुट्टो साहब को जो है फांसी दी गई। उस वक्त जो है अदालत और अवाम समझती थी कि ये उस वक्त के जनरल जिया ने और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक और अनवारुल हक ने ये अदालती जो है कत्ल के मुतरादिफ उसे करार दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पेंडिंग है।
तो उसमें जब वुकला एक बरहमी का इजहार करते थे और इस तरह की, तो वुकला की गर्दन पर तलवार से लटकाई गई 1980 के रूल बनाकर, और उसमें चीफ जस्टिस साहब को जो है सोल पावर दी गई कि वो बेंचेस बनाएं और रिव्यू भी उन्हीं जजेस के पास लगे, वही वकील हो, और अगर रिव्यू फ्रेवलेस हो तो वकील का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, लाइसेंस उसको वकालत से कर दिया जाए, उसको रोजगार मुनक़ते कर दी जाए। तो ये ड्रैकोनियन किस्म की जो 1980 का भुट्टो साहब की फांसी के सियाको सबाक में जो रूल्स थे वो आज भी नाफिज जारी है और आज भी मनपसंदी हो रही है। पेंशन अपनी मर्जी के बनाए जा रहे हैं और इस पर काजी फायद ईसा साहब जो सीनियर क्यों जज हैं उन्होंने इसका एहतजाज भी किया है इस पर। और अगर चीफ जस्टिस आसिफ से घोषणा की आप जो पहले जब चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए थे और उनकी तकरीर उसमें सुने जो उन्होंने इब्तदाइया किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि देखिए जब हम सुओ मोटो लेते हैं उसका कोई हक अपील का नहीं है रूल्स में, और उसका वही वकील हो वही जज हो तो वो बेकार लागर किस्म की रिव्यू होगी, और इसलिए इसकी अपील भी होनी चाहिए और रिव्यू भी। मैंने जब मैं सेनेट में हम थे तो हमने भी एक बिल पायलट किया था कि इसके जो है कानून साजी इस पर की जाए और चीफ जस्टिस साहब के इस सवाबदीदी अख्तियार की बजाय सीनियर 5 जजेस के जो है ये पर मुश्तमिल और मुहित होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और फिर उसकी जो है सुओ मोटो की कोई खदोखाल होने चाहिए। ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब की जो मर्जी आए तो ले लें और बाकी जो अहम तरीन मामला तो उसको नजरअंदाज करें या न करें या डिस्क्रिमिनेशन। यूं बात नहीं है, ये बदकिस्मती है कि अब इस सियासत सबाक में चूंकि ये बात करारदाद आई इस फैसले की रोशनी में तो इसे उस तरह देखा जा रहा है, मगर हकीकत ये है और अगर ठंडे दिल से हम सोचें तो वाकई ही इसमें बहुत ज्यादा जो है जरूरत है कि पार्लियामान संजीदगी से बैठकर करे। देखिए अगर हमने एक दूसरे को गालियां ही देनी है पार्लियामेंट में और हमने कोई आपस में इत्तेफाक नहीं की करना है तो फिर आज हमारे साथ शायद हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा, तो फिर तो सभी के साथ इसी तरह होता रहेगा। तो हमें अपना जो है सोचना चाहिए कि हम बजाय इसके एक्सीजेंसी और एक मखसूस वाक़े को लेकर हम कानून साजी पर जो है माइल हो, हमें इन चीजों को अपना पार्टी के ओहदों से या पार्टी की पाबंदी से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आईन जो है वो हमा वक्त होता है और आईन ही एक अनरानी मायदा है जिसने इस मुल्क को जो है न सिर्फ मुत्तहिद रखा हुआ है बल्कि मजबूती का जामिन भी यही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है इसको दूसरी सियाको सबाक में देखें चले। जाहिर है कि कोई सानिया होता है तो उसके बाद ही इकट्ठी होती है कौम या वो उनको ख्याल आता है। पार्लियामान को आज अगर ख्याल आ गया है तो मेरे ख्याल में ये आसान बात है, इस पे कानून साजी होनी चाहिए, आइन में भी तरमीम होनी चाहिए कि जजेस की बाला अदालतों में जो तकर्रियां हैं उसके भी मयार होना चाहिए। आप देखें तो एक क्लर्क एक पीसीएस का भी जो अफसर बनता है और सीएससी का भी बनता है वो किस कदर कठिन मराइल से गुजरता है, और यहाँ हाईकोर्ट और सुप्रीम के लिए कोई मयार ही नहीं है। खोसा साहब, जी खोसा साहब आपने बिल्कुल यकीनन सही बात की कि हमें एक वाक़ये का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि इन इस्लाहात को, क्योंकि आपको पता है कि कई तो हमारे क़वानीन ऐसे हैं मर्चेंट लॉ से लेके ज्यूरिस्प्रूडेंस तक कि जहाँ पे ब्रिटिश लॉ चल रहा है तो हमें उसमें इस्लाहात करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मसला बना हुआ है वो ये मसला बना हुआ है कि एक नज़रिया ये बनता जा रहा है कि क्योंकि फुल कोर्ट पे नहीं अदालत मानी इसलिए कहा जा रहा है कि जब हम इसमें इस्लाहात लेकर आएँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फुल कोर्ट पे जब कहा गया कि क्या अचीव कर लेते तो अचीव तो शायद कुछ नहीं होना था, सिर्फ टाइम बाइंग होनी थी, टाइम गेनिंग होनी थी। अगर इस लेवल पे पॉलिटिक्स होनी है तो फिर तो अदलिया का ये इख्तियार है ना कि वो इसको सीधा सीधा जैसे उन्होंने कहा कि आप इसलिए चाह रहे हैं लेतो लाल से काम ले रहे हैं कि हम अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चले जाएं, उस वक्त तक तो बनना नहीं है बेंच। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि उन 25 लोगों की जो अपील है क्या हमने मुतसव्वर कर लिया कि उनकी अपील जो है लग़्व है, वाहियात है, फजूल है, काबिले इखराज है और हम उसे सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। नहीं। आप देखें अपीलें उनकी हैं, अपील तसलसल होता है, बुनियादी
पास का, और उनकी अपीलें आप पहले सुन ले, चले खारिज ही भला कर दें, लेकिन सुने तो सही। आपने तो ये तसव्वुर कर दिया और रिडंडेंट कर दिया उन अपीलों को। नंबर 1 देखिए। नंबर 2, जो आपने फैसला दिया 3-2 का, यानी 8-10 मेजोरिटी से, 8-10 मेजोरिटी से, जिसमें आपने कहा कि जी जो इस तरह होगा वो न सिर्फ वो जो डिफेक्टर होगा, न सिर्फ वो डिफेक्शन से वो एमपीए नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, बल्कि उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। मुझे बताएं कि 2 जजेस ने कहा कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए कि आइन में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। उस पर आइन में एक सजा दी गई है कि दे विल सीज टू बी मेंबर्ड, और वही है। इसके बाद ये नहीं है कि उनका वोट काउंट नहीं किया गया। लॉजिकली जरा देखें कि अगर आप वोट काउंट नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप किसी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक नहीं पास करवा सकेंगे, कामयाब करवा सकेंगे। अदम एतमाद का मकसद ये है कि उसने, वो प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर जो भी हो, उसने अपनी अददी बर्तरी खो दी है। अददी बर्तरी खो दी कैसे साबित होगी? अगर उनके वोट आप काउंट नहीं करेंगे, अगर गिनेंगे नहीं, क्योंकि अददी बर्तरी जो पार्टी पोजीशन के मुताबिक है वो तो उनके पास मौजूद होती है। तो फिर आपने उस आइन के शिक को भी मुअत्तल कर दिया। क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि आइन की उस शिक को भी रिडंडेंट कर दे, नाकारा कर दे, बेकार कर दे, उठा के बात पे। तो ये ऐसी चीजें हैं। और फिर मैं नहीं कह रहा, ये 2 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, 3 जजेस की। और तो क्या वो रिव्यू पिटीशन जो पेंडिंग थी उस पर क्या फुल कोर्ट नहीं बैठनी चाहिए थी? चले, ये तो एक महज़ब तरीका था। ये नहीं कहा गया कि आपने ये फैसला गलत किया इसलिए आप इस बेंच का हिस्सा ना बने, लेकिन ये कहा गया कि फुल कोर्ट जिसमें आप भी होंगे, वो भी होंगे, लेकिन बाकी भी है, ताकि विजडम जो है वो पूरी तरह आए। आफ्टर ऑल 3-2 की रेशो से है। और अगर उन 25 की अगर अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो फिर ये सारा प्रोसेस जो चला आ रहा है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि वो 197 वोट लेकर वो तो फिर जीत चुके। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप नजरअंदाज माफ कीजिएगा, नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि मौजूदा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आइन की सही तशरीह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है। ठीक है खोसा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और ये ऐसा जिस पर आई थिंक शायद बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, क्योंकि फैसल हम देखते हैं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है उसके अपने ही इख्तलाफात नज़र आना शुरू हो जाते हैं हमें। चलें जी, ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और एक बार फिर बहुत ही बोझल और भारी दिल के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कराची समेत पूरे मुल्क में जो बारिश बरसी है उससे पूरे मुल्क में तो बुरा हाल है ही। कराची का भी ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है। कराची से कोयटा जो शारा आरसीडी, वहाँ पे पुल गिर चुका है। बलूचिस्तान में बहुत ख़राब सूरत हाल है। और कराची के हवाले से महक आपको बताएंगी। हाँ बिल्कुल, कराची जो है उसकी अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ अहम रोड्स ऐसे हैं जो हमें समंदर या दरिया का मंजर पेश करते नजर आता है। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गलती हुकूमत की भी है मगर जिम्मेदारी हम सब की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एतराफ़ ये कर लिया है। वो कह रहे हैं जी 15-20 साल में शहर बेहंगम अंदाज में फैला है, तजावुज़ात हुई हैं। साथ ही वज़ीर आला ने अदालत को भी कसूरवार ठहराया है। बोले कि हम अपनी मर्जी से तो प्लानिंग कर ही नहीं सकते। उनका कहना था कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हो नहीं सकता कि गैर मामूली बारिशें होने के बावजूद पानी इकट्ठा ना हो। मेरा सवाल ये है कि ये वो बारिशें हैं जो कि हर साल होती हैं। ये फैसल वो बारिशें हैं जिसके बारे में हम बार बार ये होने से पहले कहते थे जी मानसून एंटर होने वाला है, पहला स्पेल, दूसरा स्पेल। इंतजामात कहीं तो नजर आए। वज़ीर आला ने क्या कहा है? 15 से 20 साल, 15 से 20 लेकिन इसमें इनकी गवर्नमेंट भी तो यार मैं यही कह रहा था। उन्होंने कहा 15 से 20 साल हमें काम नहीं करने दिया गया, या 15 से 20 साल हमें कराची बेहंगम हो गया, तजावुज़ात हो गई, लेकिन तजावुज़ात हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 15 से 20 साल में कराची बेहंगम हुआ। 15 से 20 साल हुकूमत किसकी थी? 15 से 20 साल में कराची में तजावुज़ात हो गए। एंटी इंक्रोचमेंट सेल किसके पास था? 15 से 20 साल में हम नाले नहीं डाल सके। वाटर बोर्ड किसके पास था? सीवरेज बोर्ड किसके पास
पास था, 15 से 20 साल में कराची कचरे का ढेर बन गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसके पास था? जनाब आली, ये आपसे सवालात जब होंगे तो आप इसका ब्लेम गेम एमक्यूएम पे डालेंगे, एमक्यूएम पे डालेगी। हाँ बिल्कुल, अवाम जिम्मेदार है कि जो यहाँ जिंदा रह रही है और सांस ले रही है, बहुत जिम्मेदार है। आसान और सादा सा सवाल है कि ये 15-20 साल जो कह रहे हैं, 15-10 साल जो कह रहे हैं, कराची के वो 3 बड़े नाले जो कि मैं छोटे होते से अभी तक सुनते आई हूँ, ना तो उन नालों की सफाई होती है, ना तो उन नालों को उस तरीके से जो है वो कवर किया जाता है जो कि करना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर ना किसी की माँ को गिरते देखें, ना बहन को, ना बेटे को, ना भाई को, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे उजड़ चुके हैं। घर उजड़ चुके हैं, मईशत उजड़ चुकी है। चलिए आपको कराची के उस इलाके में लेके जाते हैं जिसको इस पूरी स्ट्रीट को जो है वो वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, और इसका जो कोना है, जो टार है, मेरी वेदर टार, जो कि बड़ा ही मशहूर टार है, वहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, वहाँ पे स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, वहाँ पे दीगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिसेस हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस वाले। इसके अलावा बहुत पुरानी इमारतें हैं जनाब अली, यहाँ पे सिंध पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो ज़ीशान मुगल की जानिब चलते हैं। ज़ीशान, जरा टार की सूरत हाल तो दिखाएं हमें। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई जिसके बाद जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है अब भी जारी है, लेकिन जिसके बाद जो है बारिश का बरसाती पानी वो मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की कई इलाके टावर पे। मैं अपने कैमरामैन फरहान को आपको दिखाएं इस सड़क का सूरत हाल ये है कि यहाँ पर घुटनों पानी यहाँ पर मौजूद है। मैं नीचे उतर के आपको दिखाऊँ कि आपको अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएँ ये पानी की सूरत हाल है कि यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानगी है इस पानी से शदीद मुतासिर हो रही है और शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर बात की जाए जो कि ट्रैफिक सवार जो कि यानी कि बाइक सवार जो अफराद हैं जो कि ऑफिस की तरफ जाते हैं, इस वक्त जो ऑफिस का टाइम है, लेकिन वो जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये वो जहाँ से गुजर रहे होते हैं उन्हें घंटों जो कि ट्रैफिक की जो कि रवानगी में फंसना पड़ता है और लंबी कतारों में यानी कि शामिल होना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कराची का इलाका है सदर, और इसके अलावा है सिंध असम्बली लियाकताबाद का इलाका है जहाँ पर इस वक्त घुटनों मौजूद है, लेकिन मुतल्लिका इदारे जो हैं ना ही रज़ाकार वहाँ पर मौजूद हैं, कोई दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई रेस्क्यू वाले वहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से जो कि पानी को यहाँ से हटाया जाए ताकि शहरियों की जो ज़िंदगी है वो सुख का सांस ले सके जो शहरी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है बहुत सी बदतर दिखाई दे रही है। एक जगह तो पानी दिखाई दे रहा ही है, लेकिन दूसरी जानिब जो है सड़क के अंदर बहुत ही ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं कि टूट फूट का शिकार हो गई है। इसके अलावा जो है आपको बताता चलूँ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात यानी कि शाम तक जो है बारिश का जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू होगा, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान है। जी आपने देख लिया ये, और ज़ीशान ये वो जगह है जहाँ पर हल्की सी भी बारिश होती है ना तो ये दरिया या समंदर बन जाता है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर मैं आपके पीछे भी देख रही हूँ, ट्रैफिक तो चल रही है, मजबूरी है लोगों की, लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? और खुदा ना खास्ता कोई रास्ते में या आगे पीछे कहीं कोई मैन होल, कोई गड्ढा गिरने का खदशा, यकीनन कवर तो उसको नहीं किया गया होगा। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सामने वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन कराची के जो शहरी हैं जैसे बसों पर ट्रैवल करते हैं, जैसे वो बस स्टॉप आता है तो वहाँ से नीचे उतरते हैं, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती के साथ उन्हें इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है जो कि इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वो सूरत हाल है जिसमें शहरी जो है कराची के इस वक्त यहाँ पर इसे यानी कि 2-4 हैं, शहरियों को मजबूरन इस पानी से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ये सड़क जो है क्रॉस करते हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होते हैं। और लेकिन शहरियों का यही शिकवा है कि हुकूमत जो है सिंध हुकूमत आखिर काम क्यों नहीं करती? बड़े दावे तो जरूर किए जाते हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा ना, 15-20 साल से काम ही नहीं करने दिया जा रहा उनको। और जब काम नहीं करने दिया जा रहा तो फिर ऐसा ही होगा। इस वक्त जो कराची के ये हमने इलाका बताया, सिर्फ ये इलाका नहीं, आगे उर्दू बाज़ार चले जाएं, आप बंस रोड चले जाएं, फूड स्ट्रीट है, इस वक्त इतना ये आप देख रहे हैं एक बेकरी है और उसके सामने क्या ज़बरदस्त पुरफिज़ा मकाम की सैर हमने आपको कराई है सुबह सुबह। इसके अलावा अगर आप जिसको कराची को कहा जाता है ना मिनी पाकिस्तान, तो मिनी पाकिस्तान में एक इलाका है पाकिस्तान चौक, और पाकिस्तान के नाम का ये चौक डूब चुका है।
मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती है। खारा दर, जहांगीर रोड, जिससे एक ख़ास मोहब्बत है यहाँ पे लोगों को, पिछले पता नहीं कितने सालों से बनी नहीं है। और सिर्फ ये कराची का रोना नहीं है महक, कि पूरे मुल्क का मसला है, मुल्क भर, क्योंकि मानसून की मुल्क भर में एंट्री है और काफ़ी एक्टिव हमें नज़र आ रहा है। बारिशों ने तबाही मचाई रखी है। कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान में जाम भाग अफराद की तादाद की अगर मैं बात करूँ तो 106 हो गई है। कई देहात और सैकड़ों घर ऐसे हैं जो कि मुनहदिम हो गए हैं। सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। गवादर से रतो डेरो शाहरा के नामो निशानात भी कई मकामात से मिट गए हैं। दरिया सिंध की सतह में मुसलसल जो पानी का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। सक्खर हो, गुड्डू बैराज हो, यहाँ निचले दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। अगर शुमाल की बात करें, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वादी नीलम के नाला कट्ठा पीरान में भी सैलाब आ गया है। तो ये तमाम की तमाम तर सूरत हाल है। और चाहे कराची का कोई रेजिडेंशियल एरिया हो या फिर माशी कोई इलाका हो, वहाँ पे सूरत हाल बड़ी ख़राब है। जब हम माशी अब बात कर ही लिए तो चलिए अब ज़रा मईशत की बात कर लेते हैं। मुल्क भर की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, मईशत पर यह असरअंदाज है। रुपए की कदर सिर्फ कम नहीं हो रही है, रुपया फ्री फॉल में जा चुका है। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 237 तक पहुँच चुका है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि रुपये पर दबाव 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात ख़त्म हो चुके हैं। अब माहिर मुआशियात जो हैं इस पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं वो वक्ती तसल्ली है या वाकई ऐसा होने वाला है? जी देखें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम अब जो अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं इनफ्लोस की, IMF प्रोग्राम में हम जा चुके हैं, स्टाफ लेवल के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। और अब ये बोर्ड मीटिंग है, बस बोर्ड मीटिंग जल्दी हो जाए तो अच्छा है, बट ये अगस्त के एंड में शायद एक्सपेक्टेड है। तो डिफ़ॉल्ट तो देखें हम ना ही बात करें बेहतर है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह हम ना करेंगे, ना हमने किया है। बट पॉइंट यही है कि देखें डिफॉल्ट के पास से वापस चले जाना ये बड़ा खतरनाक इन इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम है कि हम डिफॉल्ट तक आते क्यों हैं या डिफॉल्ट के बाद भी क्यों होती है, और जो है क्या ऐसा है भी या नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि कोई डिफॉल्ट की कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे पास $1 अरब की पेमेंट है दिसंबर तक की, यानी कि दिसंबर में हमने $1 अरब की पेमेंट करनी है। वैसे ओवरऑल पेमेंट्स हमारी हैं इस साल की जो बैरूनी अदायगियाँ होती हैं उनकी, लेकिन $1 अरब की पेमेंट है। तो $1 अरब की पेमेंट दिसंबर तक की अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। वो कैसे है कि इस IMF से हमें $1.2 बिलियन मिलने हैं। उसके बाद फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, इन सब ने जो है $1 से $2 बिलियन कैश डिपॉजिट हर कंट्री ने जो है वो कमिट किया है। और उसके साथ साथ फिर ऑयल एंड गैस की जो डेफर्ड पेमेंट पे, यानी कि आज ऑयल और गैस आज आप लें, आपकी पेमेंट जो है हम एक साल आगे कर देते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं और ये मिफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे एंड में मेरा पॉइंट ये है कि हम डिफॉल्ट तक आते क्यों हैं, हम क्यों नहीं अपने खर्चे कम करते, हम क्यों नहीं अपने कर्जों को कम करते, हम क्यों नहीं जो है वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं एनर्जी में, फिस्कल में, जिससे हम इस नहज तक पहुंचते क्यों। तो ये हमें ख्याल करना है, जो भी पॉलिटिशियंस हों, स्टेक होल्डर्स हों, जो भी मुल्क की जो नाव है जिनके हाथ में है, वो बेसिकली ये सोचें कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि फिर अल्टीमेटली जो सफर करता है वो एक आम आदमी करता है। अच्छा, महंगाई की सूरत में, अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में। आपने जो पेमेंट की बात की, मैं डॉलर के साथ हो क्या रहा है मैं इस पे भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन अभी एक तजिया ये भी आ रहा है, कल के अखबारों में भी काफ़ी एनालिसिस पे हुआ था कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं ये जो इम्पोर्ट माफिया है इसने एक तो ऑलरेडी इकॉनमी को बिल्कुल ड्राउन कर दिया है, और दूसरा ये कि नाउ दे आर डिमांडिंग फॉर मोर डॉलर्स सो दैट दे कैन इम्पोर्ट मोर। और अगर ये हुआ तो फिर ना सिर्फ हमारा ट्रेड डेफिसिट ठीक करने में हमें बहुत मसाइल होंगे, बल्कि हमें जो पेमेंट्स हैं वो करने में भी बड़ी जो है काफ़ी दुश्वारी करनी पड़ेगी। डू यू एग्री टू दैट? जी देखिए, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। डॉलर की जो कदर में इजाफा हो रहा है उसके 2 रीजन है। एक तो आपको पता है इंटरनेशनली डॉलर मजबूत इसलिए हो रहा है कि शरह सूद में इजाफा हो रहा है ग्लोबली, अमेरिका में खास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे 40 साल हाई जो है लेवल इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई का जो वहाँ पे सतह है वो 40 साल की हाई पर है। तो एक तो वो अपने जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट यानी कि शरह सूद को बढ़ा रहे हैं, तो उससे डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। और डॉलर 20 साल के हाई पे चल रहा है, इस वक्त 20 साल का हाई है तमाम करेंसी, ऑलमोस्ट हर करेंसी के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इंटरनेशनल इशू चल रहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई और फिर फूड प्राइसेस बढ़ गई और डॉलर अब मजबूत हो रहा है। अब
हम जो है अपने इंटरनली हमारी जो पॉलिटिकल हालात रहे हैं पिछले 4 से 5 महीने, वो सबके सामने है कि गवर्नमेंट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं और पॉलिसी जो है इससे हर्ट होती है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी आपकी जो है वो लोकल मार्केट पे पड़ता है। स्टॉक मार्केट का हाल देख लें आप, हर आए दिन जो है गिर रही होती है और डॉलर जो है आए दिन बढ़ रहा होता है। तो ये एडिशनल इम्पैक्ट है। तो देखें, अगर हम अपने घर को ठीक कर लें, अपने पॉलिटिकल इश्यूज को ठीक करें और हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, एक डायरेक्शन मिले इन्वेस्टर्स को, तो ये जो डॉलर का एक्सेसिव इम्पैक्ट है ना आपकी करेंसी पे, आपकी इकोनॉमी पे, आपकी महंगाई पे, ये एटलीस्ट कम हो सकता है। हम अपने आप को तो मैनेज कर लें, अपने आप को मैनेज कर लेंगे, दुनिया को फिर हम दुनिया से फाइट कर सकते हैं। तो ये नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ महंगाई भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, ग्रोथ भी नीचे आएगी। और ये साल बहुत सख्त है, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं कि ये साल सख्त है, ये साल वाकई सख्त है क्योंकि इसमें आपके यहाँ महंगाई भी ज्यादा है और आपके यहाँ ग्रोथ भी कम है। अच्छा खुरम, मुझे ये बताएं, हमने सियासी इस्तेहकाम की बात की। ये तो लिखी पड़ी बात है कि हमारा मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा सियासी इस्तेहकाम से है। अब जिस वक्त हमारी सियासत की सूरत हाल है उसकी वजह से कितना बुरा असर पड़ रहा है डॉलर पे, वो भी हमें नज़र आ रहा है, स्पेशली हमारे रुपए पे। अगर हम ये देखें कि आने वाले 1 या 2 महीने इलेक्शंस के महीने हो जाते हैं, लाइक सितंबर में, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं, देन डॉलर कहाँ खड़ा है? हम यही देखेंगे बढ़ता चला जा रहा है, या जो इसकी अब कीमत हो गई है यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा? ये जल्द इलेक्शन एक वाहिद हल है अपनी मईशत को बचाने का? देखें, इलेक्शन जो है इन इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा जो है वो टास्क है, उसमें वक्त लगता है। आपको पता है 2-3 महीने लगेंगे जब तक रिजल्ट्स आएंगे, जब तक नई गवर्नमेंट बनेगी। इसके दरमियान में आपको एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए या फिर एटलीस्ट केयरटेकर गवर्नमेंट चाहिए। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो बेसिक काम जरूर करेगी और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि डॉलर एक जगह रहेगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये कि इलेक्शंस हो या ना हो, इलेक्शन शायद इस वक्त वो हल नहीं है। इस वक्त स्टेबिलिटी, ये इस चीज का हल स्टेबिलिटी है कि कोई भी गवर्नमेंट हो कुछ अरसे के लिए रुके और ये सारे स्टेप्स लेती रहे और इकोनॉमी को सही तरीके से ओवरसी करती रहे। तो आपके यहाँ जो जरूरत है वो स्टेबिलिटी की है। दूसरी चीज ये है कि आपके डॉलर्स आ जाएं, आपके पास फ्रेंडली कंट्रीज से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जाके फ्रेंडली कंट्री से ये बात करे कि आज हमें डॉलर्स दे दें, आप IMF का वेट ना करें। IMF ने ऑलरेडी स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट कर लिया है। देखिए, आज आपके पास 2 से 3 बिलियन डॉलर्स आपके रिजर्व्स में गिरते हैं ना, आप उसका इम्पैक्ट देखेंगी मार्केट में। डॉलर या तो थोड़ा सा नीचे आएगा या एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगा, मजीद ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये सब नहीं होता तो डेफिनेटली ये फिर फॉल चलता रहेगा। ये एक रिस्की चीज है और मेरे ख्याल में हम वैसे काफी ज्यादा डेफिसिट ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, जब तक डॉलर की सप्लाई आपके पास ना हो, अभी कहीं से 2 से 3 बिलियन डॉलर अगले 2-3 हफ्तों में ना आए, तो आपके पास ये इम्पैक्ट जो है वो चलता रहेगा। अगर आ गए तो आपके पास ये जो करेंसी की कदर में कमी है ये रुक जाएगी और इसी हिसाब से आपके इन्फ्लेशन में भी कमी हो सकती है क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं और फूड प्राइसेस इंटरनेशनली नीचे आ गई हैं। प्रॉब्लम यही है कि बाहर प्राइसेस नीचे आ गई हैं, हमारे यहाँ डॉलर महंगा हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ऑफसेट हो जाता है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी महंगाई भी कमी हो सकती है और आपके यहाँ और स्टेबिलिटी हो सकती है करेंसी मार्केट में और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर हो सकता है। लेकिन उस वक्त तक जितना डेंट लग चुका होगा, हम जो एक नॉर्मल इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं चीज़ों को कि ये हो जाएंगी, अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स ठीक हो जाए, अगर इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, जितना ये ख़राब मामला चल रहा है और जितना हमने टाइम लेंथ लिया हुआ है कि इतना टाइम में ये ठीक होनी है, उतने टाइम में खुर्रम जितना डेंट लगना है तो उस डेंट को भी तो कवर अप करना है ना। एब्सोल्युटली। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है क्योंकि टाइमिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमें ये नहीं है कि हमें 10 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर या 4 बिलियन डॉलर किसी ने कमिट कर दिए हैं। तो कमिट करना इज डिफरेंट और आज मिल जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हमें कब मिलेगा। आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, परसों मिल रहा है या 2 महीने बाद मिल रहा है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टाइम पे हमें ये डॉलर्स ना मिले या नहीं आए या डिले हो गए, डेफिनेटली डेंट जो है मजीद बढ़ सकता है क्योंकि हमारे डॉलर्स नहीं है। जब एक चीज़ की बहुतात होती है और एक चीज़ की सप्लाई में जो है वो कमी होती है और एक चीज़ की डिमांड में जो इजाफा होता जाता है तो डेफिनेटली उसका जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है और यही हो रहा है। डॉलर डिमांड सप्लाई है इस वक्त डॉलर की पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि आपके यहाँ ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, आपके यहाँ फूड प्राइसेस इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ नीचे आई हैं और साथ साथ आपके यहाँ जो है वो जो करेंसी मार्केट है, जो आपकी ओवरऑल कमोडिटी मार्केट है, इनफैक्ट वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, थोड़ी सी जो है उसमें कमी हुई है। तो इसकी वजह से आपके यहाँ और इम्पोर्ट्स भी आप देखें गवर्नमेंट ने, जो कि तरीका ये सही नहीं है कि आप आर्बिट्रेरली सारी इम्पोर्ट्स को रोक दें या LCs ना खुलने दें या आगे जो है वो ना जाने दें, ये होना नहीं चाहिए। बट हुआ ये है कि इसकी वजह से इम्पोर्ट्स कम हो गई हैं, आपके यहाँ ग्रोथ
भी कम होगी, इंपोर्ट्स कम होंगी तो प्रेशर डॉलर पे आना, रुपये पे आना कम हो जाएगा। तो ये भी हुआ है। तो 3 चीजें हैं। एक तो आपके यहाँ टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, पैसे जल्दी आ जाएं, फ्रेंडली कंट्री से आते हैं, IMF से आते हैं। दूसरा, आपके पास ऑयल प्राइसेस और फूड प्राइसेस नीचे आई, ये अच्छी खबर है। तीसरी चीज ये है कि आपके, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आने की वजह से आपके यहाँ प्रेशर जो है वो एटलीस्ट डॉलर पे उतना नहीं आया, रुपये डॉलर पैरिटी पे जितना आ जाता। आज हम बहुत ज्यादा इससे रेट पे बैठे होते हैं, जो आज 237 है या 235 है या 230 है 240 है, जो भी रेट्स हैं इससे बहुत ज्यादा हो चुका होता। तो ये 2-3 चीजें हुई हैं डेवलपमेंट जिसकी वजह से बेहतरी हुई है। लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि टाइमिंग जो है इंपॉर्टेंट है डॉलर्स मिलने की। ज्यादा नहीं है कि आप कमेंट करके बैठ जाएं और आपको डॉलर्स टाइम पे मिले ना। ठीक है खुरम, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करो। टाइमिंग बड़ी अच्छी है। वैसे एक चीज़ के लिहाज से फैसल, पाकिस्तान का वक्त भी बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारी टाइमिंग भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। वो ये जी कि हम देख रहे हैं कि जो बाहर के टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को। तो मेरा हमेशा से यही कहना है कि भाई जब भी आप कभी घूमने फिरने का प्लान बनाएं तो बाहर नहीं बल्कि अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। इस हुस्न के सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि गैर मुल्की जो हैं वो भी इसके दीवाने हमें नज़र आते हैं। जब भी तो यहाँ पर जो एक बार आता है वो बार बार आने की ख्वाहिश रखता है। और ऐसी एक ऑस्ट्रेलियन खातून ट्रैवलर टायला हिल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं। ग्रीटिंग्स, आई एम टेकिंग योर राइट नेम राइट? Taylor, how are you doing? Good. आप कैसे हैं? I'm bamboozled. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारी उर्दू। So how much Urdu you know more so that I'm not getting embarrassed? Not much. Only just a few words, so don't put me that was a full stop over here, over there. Yeah, almost, yeah. Okay. आप देख सकते हैं Tyla is wearing the Pakistani colors as well. और ये इतनी अच्छी बात है, शलवार कमीज अंदर ग्रीन एंड वाइट, इतनी ज़बरदस्त बात है। So Tyla, for how long you have been here? What places have you visited yet? So I've actually only come. This is my 4th trip here, and I've just been here for a few days now. So I have never been to Karachi, so this is my first time, and it's nice that the rain has stopped and I can start exploring more of the city because I love exploring the historic cities. Especially coming from Australia, which is a younger country, and not having all the history that Pakistan has. That's like one good reason that like people should come to Pakistan. But I've been to Hyderabad, Tata, so I've been exploring like the historic sites. To the mosque in Tata as well. Yeah, so Shah Jahan Mosque I've been to, and then spent like a couple of days at Mears Mini Forest, which is a very, very nice, unique place. It's a man called Mir, and he has created his own mini forest, which is also like helping the ecosystem. There's a lot of birds, and it's a very relaxing place. I called it the Desi Bali. So. Oh yes. So हम एक ब्रेक ले रहे हैं, taking a short break, and then we'll be coming right after the break. हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। टायला ने अभी तक मजीद कहाँ जाना है, क्या चीज़ें डिस्कवर किस सब पे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे और हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर टायला हिल मौजूद हैं। ओके टायला, सो you'll be going to the northern areas now, depending on the weather and all, but best of luck for that too. If we would like you to tell us that what beauty did you find in this part, especially if you compare it to Australia. What different you liked here in your visit? In Pakistan, I feel like it's such a diverse country. So it has like the mountains, and like I was saying before, it also has like all the history as well, the historical buildings and sites. The difference in Australia is it's a very young country, and it doesn't have as much, I guess, you know, old culture that Pakistan has. And also Pakistan has like the diversity of language, the different dress that people wear, the different foods, and the food is like amazing as well in Pakistan. So there's just so much to see, and it's very unique in itself. So what local food have you tried?
Well, my favorite food, I've tried a lot of food, but my favorite's probably biryani, which I think a lot of people love biryani. And like pulao as well. I have a sweet tooth, so I do love all the desserts. So kulfi is one of my favorites, faluda. I love chai, and the chai is also very... Everyone loves chai. Everybody loves chai. So yeah, the food here is amazing as well. And a bit spicy as well. And a bit spicy, yes. Karachi has the extra spice, so... Okay. Taylor, you have visited Karachi, Hyderabad and the other areas. Yep. As a traveler, what had your feelings like? You have all the resources here, or would you like something better over here? In one sense, as a traveler, or the resources, the road, the condition of the roads, and the facilities, the hotels, and the food and all. I mean, like, I'd say the hotels are quite good, and I'd say most of, like, the facilities are quite good. I'd say more for the people themselves, not just for travellers, but just anyone that's in Pakistan or and local people that want to travel as well. Yeah, probably, yeah, they should do, like, invest more. Even just seeing, this is my first time in sort of monsoon season and seeing like the floods and things like that. So probably investing more in the roads would be something. Well, I wish and I pray that this can happen. आप देख सकते हैं कि जो बाहर के भी लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत मुल्क है जी आपका, लेकिन बस अगर सड़कें ठीक हो जाएं तो कितना ही अच्छा हो जाए ना. Okay, Taylor, the population in Australia is not that much as compared to this region, Bangladesh and India and Pakistan. Hailing from a country with lesser population and coming over this region, do you find it a bit awkward? I don't find it awkward. I just think that, I mean, it is a lot more crowded and can be more chaotic, but it also that's also what people love about it as well. I feel like it brings out the character in each city that you visit, and it's something to love about it because there's always something happening, something always going on, and always people about and enjoying the city. And you know, there's so many restaurants and food stalls, and I feel like here you can go out, like the nightlife here, everyone's out late at night enjoying food, enjoying chai, you know, just sort of enjoying being out and about, whereas back home the nightlife is different. It's a lot more quieter. People and a bit different as well. Yeah. Okay, Taylor, this is your fourth time here? Yes. What brings you here? Like for the fourth time in Pakistan, is it just the beauty of the country? Is it just the atmosphere or something else? It's a few things. So, because I've explored a lot around Southeast Asia, and I'd spent a lot of time in India previously, and then obviously Pakistan's neighbouring, so I just had interest in like what is Pakistan like. And what brings me back here is probably, apart from the beauty, I'd say like the people, the hospitality, the kindness, and everyone's just, wherever you're going, people are always willing to help you, especially if you're like as a female traveller or if you're alone. You just feel comfortable knowing like people are always out there to help, and you meet a lot of people on different paths, and it's just a really nice place to be. It's beautiful in Albert. So I can see a tattoo on your hand in Urdu. Yes. What is this? It says Himmat, so courage. मैं चाहूँगी हम ज़रा zoom करके अगर ये दिखा सकें, ये हिम्मत लिखा हुआ है ये, और कमाल, मतलब आपकी देखेंगे ये हिम्मत, जज्बा और जुनून फैसल, ये हम कह रहे होते हैं कि आप अपने so a lot of people have been asking me about this. When did you had this? I actually just got this a few months ago. In Australia. In Australia? Yes. Okay. What's the story behind this? The story behind it is probably a few things, but
Just being a traveller and being a female traveller alone, you have a lot of experiences. Courage. And yeah, it's just a reminder to take courage. And I just think it's beautiful. So that's why I got it. Travel teaches you a lot. You learn a lot from traveling, and especially when you travel solo. Yes. What have you learned by traveling solo here in Pakistan? What message would you like to give to the people, to the world about this region? So prior to coming here, obviously people like watch the news and they say a lot of things, or even your own family or friends could say like, why are you going there, things like that. But I think coming here myself alone, I think it's taught me to be more open-minded and just to embrace things, like just embrace different culture and embrace different situations. And also being a female alone, I guess you have more awareness and you learn how to travel better and what works best for you, because especially being solo, a lot of the time, even though I've met a lot of beautiful friends that have helped me get around Pakistan as well, you always have to just you sort of like pick up on how the culture is, and you try and fit in, and you just try and explore like as a female, rather than just going into a country and thinking like this is how it will be. You need to embrace it and learn how it is first. And Taylor, one last thing, when you are traveling, is it just traveling for fun, for yourself, or are you documenting it and taking pictures for making something, film or documentary? I'm traveling because I enjoy traveling, and also I love blogging. I love sharing about Pakistan and other countries. I love like taking down sort of like stereotypes, and there's a lot of fake news out there, how other countries perceive certain countries. It's nice to be able to share, and then when you go back home, people are like, oh, this is what Pakistan is like. Can I go there? How do I go there? Especially as a solo female, there's a lot of women that will reach out and say like, okay, I want to go to Pakistan. What should I do? How do I go about it? And where should I go? So like I really enjoy being able to share those things with other people. And just sharing Pakistan, because it's still, although tourism is improving, it's still a very underrated country. Like there's so much to see here, and I really hope more people will come here and Thank you so much, Taylor, for coming over here. Already Australia, when it comes to cricket or the sports or the tennis, we have a lot of similarities with the cricket. Okay, do you follow cricket? I do follow cricket a little bit, A little bit? So, do you follow Pakistani? I've actually watched them play when they came to Australia. So I've been to their games when they've come, like the T20s and do you remember any stuff. name, any favorite cricketer? No, I don't go by the names, but I just like watching them play as a whole, the team. Thank you so much, Taylor, for that last comment. तो हमारे साथ टेलर मौजूद थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, और उनका यही कहना है कि आपका मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, लेकिन क्या करें, सड़कें नहीं हैं। सड़कें नहीं हैं, और अगर सड़कें बन जाए, ज़ाहिर अगर सड़कें नहीं होंगी तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे, आप किस तरह से घूमेंगे फिरेंगे। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई यानी आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपका जिगर आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब जिगर में तकलीफ़ हो या इसे नुकसान पहुँचे तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करता और आपको बीमार कर देता है। हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती है, लाइक A, B और C। हेपेटाइटिस बीमारी तो ख़तरनाक है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। आज हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर बात करना, इस पर गुफ्तगू करना, सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे आप किस तरह से निमट सकते हैं, डरना आपने बिल्कुल नहीं है। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों में फैसल अवेयरनेस नहीं है और वो समझते हैं ये कि शायद इसका इलाज मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इलाज मौजूद है। लेकिन
होता क्या है कि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते 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 ये चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि कभी कभी जो है ये कैंसर की जाने बिल्कुल। तो हेपेटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जाहिद इमाम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, स्टैट्स और फिगर्स देखें तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं। हर साल इसमें आई गेस 1.5 लाख केसेस मज़ीद एड अप हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये डायग्नोसिस हो रही होती है जिसकी वजह से वो एड अप हो रहे होते हैं। लेकिन लकली अच्छी बात ये है कि दवाएं हैं अभी। हेपेटाइटिस बी की भी टैबलेट्स की फॉर्म में, हेपेटाइटिस सी की दवाएं पहले इंजेक्शन होते तो लोग उससे डरते थे और वो अल्टीमेटली सिरोसिस या लिवर फेलियर की तरफ चले जाते थे। इस वक्त टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ 3 महीने या 2 महीने की, 2 तरह की दवाएं जो 3 महीने या 2 महीने में, द क्योर रेट हैज़ गॉन अप टू 98% ऑलमोस्ट, 98 to 99%। तो इतने अच्छे क्योर रेट के साथ और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी ना होने के बराबर हैं तकरीबन। सही है। तो वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ये नीचे आएगा। लेकिन हम इस हद तक पहुँचे ही क्यों ज़रा कुछ, हाँ ये चीज़ ज़रा अगर डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। इसकी बेसिक इस बीमारी तक पहुंचने में क्या अवामिल कार फरमा होता है? गंदा पानी या फिर खाना? देखें, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं कि वरम हो जाए, सूजन हो जाए। और यही एक सेल लेवल पर अगर आप बात करें तो सेल फूलना शुरू होता है, सेल पे टूट जाता है और उसके जो एंजाइम्स या केमिकल्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं वो लीक होते हैं ब्लड में, जिसको हम पकड़ते हैं कि ये LFT ख़राब हो गया, SGPT बढ़ गया, या ALT जिसको आप कहते हैं बढ़ गया। जैसे आपने बात की कि पानी या कोई और अवामिल, उमूमी तौर पे हम उसको गर्दानते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड आगे तक, लेकिन ये E तक हम कॉमन लेते हैं। हेपेटाइटिस A और E जैसे आपने कहा गंदे पानी गंदे खाने से फैलता है। अच्छा। लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या लिवर फेलियर में बहुत कम, लेस दैन 1% में लिवर फेलियर में जाता है और उमूमी तौर पे सिम्टोमेटिक रहता है और उसके बाद खुद ही कोई स्पेसिफिक इलाज की ज़रूरत नहीं होती, चंद हफ्तों में सेटल हो जाता है बंदा और वो उसके पेचीदगियाँ नहीं होती बाद में। एक दफ़ा हो गया, ख़त्म हो गया। एंड दैट B, C और D ये तीनों जो हेपेटाइटिस है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में तब्दील होते हैं और ये चलते रहते हैं। अच्छा। और उसके बाद जाके 10-15 साल में सिरोसिस या लिवर फेलियर करते हैं और आगे जा कर के फिर आपको ट्रांसप्लांट या लिवर कैंसर में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है डॉक्टर जाहिद आज़म साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि इनकी स्टेजेस होती हैं और फिर इनका इलाज भी स्टेजेस वाइज ही होता है। क्या इससे रिकवर होना मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हम ये कहें कि स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनका ये कहना है कि इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप इससे रिकवर तो हो ही नहीं पाते। मैंने बहुत सारे खुद ऐसे लोग, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है ना। देखें, जो लास्ट ईयर तक का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम था वही था फाइंड द मिसिंग मिलियन। सिम्टम्स कोई नहीं होते। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आएंगे जो कि ट्रैवल कर रहे हैं जॉब के लिए, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग हुई तो SGPT बढ़ा है, फर्दर टेस्ट हुए तो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C आ गया। सिम्टम्स कोई नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिम्टम्स आपको जब आते हैं जब आपका सिरोसिस हो जाए, जब लिवर श्रिंक हो जाए, जब लिवर फेलियर होने लगे, जब सिम्टम, वरना आपके मेरी तरह हेल्दी लोग होते हैं। तो टेस्ट कराएं। और दूसरी ये कि आपको इलाज बिल्कुल है और बहुत अच्छा इलाज है। तो हेपेटाइटिस B और C का इलाज बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ बावर कर ले। पहले लोग डरते थे, इंटरफेरॉन का ज़माना था जिस वक्त इंजेक्शंस लगते थे, अभी टैबलेट बहुत आसान है, हो जाएगा इलाज। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा, सबसे इसमें ख़तरनाक हेपेटाइटिस C है जिसे काला यरकान कहते हैं, ऐसा है? आम तौर पे लेमन लैंग्वेज में लोग काला यरकान कहते हैं जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो वो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस D हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि हेपेटाइटिस B और D ये दोनों बेसिकली D इनकम्प्लीट वायरस है, तो वो आपको नहीं लगेगा जब तक कि आपको हेपेटाइटिस B ना हो। अच्छा। तो आपका D तो B अगर है तो होगा, वरना D तो एक्सक्लूड हो गया। ठीक है। B के लिए अच्छी बात ये है कि बचाव है, 100% बचाव है, वैक्सीनेशन। और अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स बैक, दिस वाज मुशर्रफ गवर्नमेंट, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था EPI प्रोग्राम, हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों का पैदाइशी वैक्सीन लगाते हैं, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया था हेपेटाइटिस B की वैक्सीन। तो इसकी वजह से अगर आपको हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेपेटाइटिस B को रोक लेता है। सही है। और चूंकि B नहीं होगा तो D भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि लिवर फेलियर नहीं होगा क्योंकि आपको हेपेटाइटिस B नहीं होगा। और
इट इज़ ऑल्सो द ओनली वैक्सीन जो कैंसर को प्रिवेंट करता है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी से कैंसर बनता है और वो कैंसर को आप प्रिवेंट, तो बेसिकली जो माएँ बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो वैक्सीनेशन करवाएं। जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है फ्री में मिल रही है आपको, ठीक है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और नॉमिनल चार्जेस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये पे, वो माएँ जो कि प्रेग्नेंट हैं, जब वो बच्चा डिलीवर करती हैं और अगर किसी माँ को ये इशू है, वो हेपेटाइटिस ए बी सी डी का शिकार है, तो ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है? देखिए, इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अंदर हो सकता है। हेपेटाइटिस सी में ये चांसेस बहुत कम है, लेस देन 1% है। अच्छा। हेपेटाइटिस बी में यस, लेकिन इसीलिए WHO रिकमेंड करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग, और हमारे यहाँ हम सी भी करा लेते हैं इसी वजह से कि हमारे पास 3 से 5% लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है। तो प्रेगनेंसी में जैसे ही आपको पता चले कि वुमन हामला है, तो हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट सिंपल से 300-400 रुपए के गवर्नमेंट में फ्री हो जाएंगे, आपको वो कराएं। अगर खुदा न खास्ता किसी का बी पॉजिटिव आता है तो आपको 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी आखिरी के जो 3 महीने रह जाते हैं, इसके अंदर एक दवा दी जाती है। तो वो दवा जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन करने में रोकती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 3rd ट्राइमेस्टर में अगर आपका PCR पॉजिटिव है, वायरस है आपके ब्लड में, सर्कुलेट कर रहा है माँ के, तो वो बच्चे को ट्रांसमिट होने से बचाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट यहीं पे अगर बात कर लूँ मैं, तो वो ये है कि ना सिर्फ ये, बल्कि मैं अपने पेशेंट्स को इस तरह कहता हूँ, बीइंग मुस्लिम, अगर हम तैयारी करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको गुस्ल कराया और फ़ौरन से अजान दी, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि उसी जल्दी आप करें वैक्सीनेशन लगाने की और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एक तो आपने प्रिवेंट किया दवा से 3rd ट्राइमेस्टर में। दूसरी बात ही, जो हामला औरत जिसको बी है, उसका बच्चा जब पैदा होता है तो विद इन फ्यू आवर्स, उसको विद इन 6 आवर आइडली आप वैक्सीनेशन लगाएं। एक बाजू में हेपेटाइटिस बी से बचाव की और दूसरे बाजू में इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन चंद हज़ार रुपये की आती है। इम्यूनोग्लोबुलिन गवर्नमेंट में फ्री मिल जाती है, तो वो लगाएं। इससे अगर आपने ये काम कर लिया तो तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस होते हैं बच्चे में हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होने के, वर्टिकल ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को फलेट से हुआ है 10 साल पहले, 15 साल पहले, और वो रिकवर हो गया है, हैप सी है, हैप बी है, क्या चांसेस हैं कि वो दोबारा आ सकता है? बिकॉज अगर कोई भी पेशेंट कहीं जाता है कोई किडनी स्टोन वगैरह के लिए, उसका पहले वर्कअप कराया जाता है ना, तो क्या चांसेस है कि ये रिकर हो? फैसल, इसमें ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी के लिए हम ये कहते हैं वंस हेपेटाइटिस बी इज़ ऑलवेज हेपेटाइटिस बी। एक दफ़ा आपको हेपेटाइटिस बी हो गया तो इट्स नॉट गोइंग टू क्योर। पूरी लाइफ में लेस देन 1% चांस है कि वो नेगेटिव हो जाए स्पॉन्टेनियसली। तो इसलिए आपका, और ये डायनेमिक वायरस है, आपका इम्यून सिस्टम पे काम करता है। अगर आपका किसी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कैरियर होते हैं, दवा की ज़रूरत नहीं होती बी में। सी में जहाँ तक बात करें, सी की अच्छी बात ये है, एक तो मैंने बताया कि इलाज बहुत अच्छा आ गया, 98-99% क्योर है सी का, 2 महीने से 3 महीने की दवा है। और अगर आपको सी को ट्रीट कर लिया आपने तो चांसेस ऑफ गेटिंग रिलैप्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर आपका 3 महीने तक वायरस नेगेटिव रहा है इलाज के ख़त्म होने के बाद, जिसको हम सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स कहते हैं, तो आपको वायरस दोबारा नहीं आएगा। अच्छा। यस, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो लोग परेशान होकर आते हैं हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब ये दोबारा से आ गया। दोबारा से तो एंटीबॉडी तो ये बताती है कि आपको इन्फेक्शन हुआ था कभी लाइफ में और अभी दोबारा से इन्फेक्शन की वो अलामत है कि बॉडी ने आपके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई थी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना सिम्टम्स ऐसा कुछ होते नहीं है, बट फिर भी जो लोग घर में बैठे हमें सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ दर्द महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए? जिगर में दर्द है, बाजू में, आप वीक हो गए हैं, वेट आपका गिर रहा है, क्या सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं, चेंजिंग्स आ रहे हैं, क्या आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है? देखिए, हेपेटाइटिस बी या सी जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, उसके अंदर आमतौर में बताया जैसे कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोगों को नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जी थकावट है, अर्ली फटीगेबिलिटी है कि जल्दी थक जाते हैं, जी मैं आया ऑफिस से और मैं बस देर हो रहा हूँ, बॉडी एक्स वगैरह होते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आ गया, दैट्स ऑल। तो हेपेटाइटिस बी सी के आमतौर पर उमूमी तौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इस वजह से आप बेहतर है कि हर कोई टेस्ट कराए। बी के लिए तो सबसे अच्छी बात ये मैं सब आपकी तवज्जो से कहूँगा कि जी वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली प्रिवेंशन, क्योंकि बी हमेशा अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो हमेशा रहेगा और उसमें एक और वायरस का डर भी आ जाएगा, डी का डेल्टा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता चीज़ बिगड़ती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि जो खराब मैलिग्नेंट खराब लिवर कैंसर आम अल्फाज में आप कह लें, बिल्कुल उस तरफ अगर जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या शरह है उसकी,
उससे वापस आने की क्या शरह है, रिकवरी की क्या शरह है, कैसी सहूलियात है हमारे पास? जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी के लिए मैं कहूँगा कि हम ये तजवीज़ करते हैं कि हर 6 महीने में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एक कैंसर का टेस्ट है, वो कराया जाए और एक गुड क्वालिटी अल्ट्रासाउंड कराया जाए हर 6 महीने लाइफ लॉन्ग, चाहे आपको एक्टिव है बीमारी या आप कैरियर है, यानी आपको दवा की ज़रूरत है या नहीं है, लाइफ लॉन्ग बी के लिए आप कराते रहे, सो दैट ये रिकमेंडेशन इंटरनेशनली है कि आपको अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी की वजह से कैंसर बनता है तो अर्ली पिक हो जाए। अर्ली पिक हो जाए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मसला ये है कि पिक अर्ली नहीं होता और फिर लेट जब आते हैं तो बहुत कुछ हम कर नहीं सकते ज़्यादा मरीज़ के साथ। तो बी के लिए तो ये है। सी के लिए ये है कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी हुआ था, ट्रीटमेंट हो गई थी और आपको सिरोसिस यानी लिवर श्रिंक नहीं किया था, लिवर फेलियर नहीं था, कुछ करने की ज़रूरत है, ख़त्म हो गई बात, चैप्टर क्लोज। अगर किसी को सिरोसिस था और ट्रीटमेंट हुआ था, यानी एडवांस लिवर डिजीज़ थी और ट्रीटमेंट हुआ था, तो उनको भी हमने सर्वेलेंस कहते हैं कि हर 6 महीने पे अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और अल्ट्रासाउंड के ऊपर रखें ताकि बचाव के लिए हम कर सकें। अगर किसी को हो जाता है तो उसमें हम CT स्कैन कराते हैं और उससे पता चलता है कि जी ये एक वाहिद वायरस है जिसमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती, आपको CT स्कैन बता देता है। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं, लिवर रिसेक्शन कहते हैं कि ट्यूमर को निकाल दिया था काट करके, RFA रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, या उसको जिस तरह आप माइक्रोवेव एब्लेशन, कि माइक्रोवेव में जैसे आप खाना पकाते हैं तो उस तरह से ट्यूमर को नीडल्स के साथ जला दिया जाता है। कार्ड तो उसी वक्त सकते हैं ना डॉक्टर साहब अगर वो मैलिग्नेंट है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट ये ना कि वो डायग्नोसिस होगी और उसके बाद फिर आप लिवर रिसेक्शन या ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर एडवांस है तो फिर हम टेस्ट कहते हैं, ट्रांस आर्टरी कीमोमोबिलाइजेशन। एक जैसे एंजियोग्राफी में दिल की शरीयान बंद हो जाती है, वहाँ पे दिल की शरीयान को हम उल्टा बंद कर, जिगर की शरीयान जो कि सप्लाई कर रही है वेसल कैंसर को, उसको बंद करते हैं। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे दवा भी देते हैं कैंसर को बंद करते हैं, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि दवाएँ हैं, अगर वो भी नहीं हो सकता, टेस्ट कहते हैं ट्रांस आर्टरी कीमोबिलाइजेशन, वो भी नहीं हो सकता, फिर दवाएँ हैं जो ओरल टैबलेट्स हैं 2-3 किस्म की जो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रांसप्लांट भी जिगर की तब्दीली का ऑपरेशन जिसमें आपका जिगर निकाल के आपके करीबी लवाहिकीन में से किसी का जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो वो लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसप्लांट। लिवर कैंसर या सिरोसिस एडवांस हो जाए, दोनों चीज़ों में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लिवर कैंसर के अंदर भी और उसमें भी। तो ट्रांसप्लांट एक ख़त्मी इलाज है जिससे आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है और आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि क्या ये इस तरह से हो सकता है जैसे कि आपके फादर या ग्रैंडफादर को ये हुआ, उसके बाद आपने देखा जी कि हिस्ट्री में अच्छा ठीक है आपकी फैमिली में किसी को गया, फिर नेक्स्ट 3rd या 4th जनरेशन में हमने ये देखा, ये इस तरह से चलता नहीं, ये फैमिलीज में इस तरह से नहीं चलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ही गया कि अगर हम एडवाइस ये करते हैं कि किसी फैमिली में किसी को है तो जितने लोग उस फैमिली में हैं वो स्क्रीनिंग करा लें। देखिए हमारे अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है इन्फेक्शन में कि इस्तेमालशुदा नीडल लग रही है, ड्रिप इस्तेमालशुदा लग रही है। हमारे यहाँ एक खास तौर पर इस्लाम एरियाज के अंदर की दुकान पे आप जाएं वही कैंची और वही उस तरह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वही वो गंदा गिलास है जो कि कूलर पे रखा हुआ है, ग्लास से नहीं होगा, आपको वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। तो बी और सी आपको आप हमेशा बार्बर के पास, आप नाई के पास जाएं तो हमेशा ये कहें कि जी नया ब्लेड लगाएं, ठीक है। इस्तेमालशुदा सिरिंज या ब्लेड या इस तरह से फीमेल्स ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं, टैटूइंग है या मैनिक्योर पेडिक्योर जिसमें शार्प्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके नाक कान छिदवाते हैं आप, तो उसमें आप ख्याल करें कि ऐसा ना हो कि इस्तेमालशुदा नीडल या वो शार्प्स यूज़ ना हो, और अगर वो कर रहे हैं तो स्टेरिलाइजेशन उसकी। इसी तरीके से ऑपरेशंस वगैरह जो है उसके अंदर भी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए, जिसके बाद ताकि वो यहाँ पे कहीं पे भी इस चीज़ में ब्रीच आएगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इस मरज़ को रोका जाए कि जो, तो उसमें हमारी जाहिर सी बात है रोज़मर्रा की डाइट भी बड़ा असर करती है। मैं चाहूँगा जैसे अगर किसी को एफसी हो जाए, एफ बी हो जाए, कहते हैं कि जी वो आप गन्ना जूस ना पिएं, चूस के खाएं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या फूड आइटम्स होने चाहिए कि जो हेपेटाइटिस ए और ई जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है उसके साथ ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन लिवर की हो जाती है, लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होता है, लिवर स्टोर हाउस है शुगर का। तो कॉन्सेप्ट एक है हमारा पुराना कि जी शुगर कम होगी तो आप गन्ना ले लें या गन्ने का जूस ले लें, लेकिन आपने अगर देखा होगा कि गन्ना का जूस जिस गंदगी से हमारे अनफॉर्चुनेटली आम सड़कों पर जिस तरह हो रहा होता है ना, वो धुलता है। खेतों में जो होता है वहाँ पे सारी पिशी पॉटी लोग उसके अंदर जाके करते हैं और वो वहाँ से एज इट इज़ आता है, क्योंकि अगर वो धुलेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट गलत है।
सफाई का ख्याल रखें। आप घर में कुछ भी आप घर में लेके आ जाए, गन्ने को धोएं, गंडेरिया बना के खा लें, कुछ कर लें, आई हैव नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं गन्ना ही खाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है सफाई का ख्याल। और एक आखिरी चीज बड़ी कॉमन डिजीज हो गई है फैटी लिवर। जी बिल्कुल, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये कितना ज़्यादा शराकतदार है हेपेटाइटिस में? हेपेटाइटिस का जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन है लिवर, इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी स्टीटोस हेपेटाइटिस या नैश, कि वो लोग जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट वजह दुनिया में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ है। अल्कोहल की वजह से लिवर फेलियर होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नैश या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि फ़ैट कंटेंट आपका बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से फ़ैट एक्यूमुलेट होता है लिवर सेल के अंदर, फैट की वजह से लिवर सेल फूलता है और वो टूट जाता है और वो और डैमेज होते होते। जिस तरह हेपेटाइटिस बी सी लिवर को ख़राब करता है, नैश भी उसी तरीके से लिवर को ख़राब करता है, सिरोसिस करता है, लिवर फेलियर करता है, एसाइटिस कहते हैं पेट के पानी को, वो करना, खुदनुदगी, बेहोशी होना, ये जो कॉम्प्लिकेशन लिवर डिजीज़ की है या कैंसर बनना, ये सब कुछ वो करता है। एक और चीज़ बताया चलो, उसकी जो आपने जैसे बताया कि क्यों होता है, इसकी जो कॉमनेस्ट वजह है, ये जो रिस्क फैक्टर कहूँगा मैं, कि वो जो रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, जी आप वॉक वगैरह नहीं कर रहे, चलते फिरते नहीं हैं, मोटापा है, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी, हमारा पेट निकल आता है, तो ओबेसिटी, मोटापा, ये सारी चीज़ें अवामिल हैं 5-6 जो कि फैटी लिवर की वजह से, जिस तरह जिसम में फ़ैट है वो लिवर में फ़ैट जमा हो रहा होता है और वो लिवर को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये पेचीदगियाँ होती हैं। अंदाज़ा ये है कि दुनिया में, और यही चीज़ पाकिस्तान में भी ट्रेंड है, कि हेपेटाइटिस बी और सी चूँकि दवाएँ अच्छी आ गई हैं, दिस इज़ गोइंग टू गो डाउन और ग्रेजुअली फैटी लिवर ऊपर आ रहा है, और ये लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर फेलियर का सबसे बड़ा कॉज आगे जाके ये बनने वाले चंद सालों में। लेकिन होपफुली कि आज जो लोगों ने सुना होगा वो इसको आप क्योर कर पाएंगे कि आपने बैठे नहीं रहना, अब थोड़ा सा मॉर्बिड नहीं रहना। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि प्लीज़ आपको कुछ भी फील होना ना, स्क्रीनिंग करा लें जाकर, वो शक पे ना आप रहेंगे, हाँ हो सकता है अच्छा थोड़ा और ज़्यादा फील होगा मैं तब कर लूँगा, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। महंगाई हुई, कीमतें बढ़ी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन इसका असर यहाँ नहीं पड़ा। आवाम परेशान है कि खाना हम कैसे बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे खानों में तो बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी कुकिंग ऑयल की कीमतें इम्तिहान बन गई हैं। घर चलाने वाली ख़वातीन परेशान हैं कि इन कीमतों के साथ किचन का बजट कैसे पूरा करें, क्योंकि उनके नज़दीक कुकिंग ऑयल का कोई मुतबादिल नहीं है। दाल बनाएंगे, आलू बनाएंगे, जी भी बनाएंगे, तेल तो चाहिए ना। बंदा करे क्या, पानी में सालन बना के खाए ना, पतला बन सकता ना गाढ़ा बन सकता, जब तक तेल घी नहीं होगा, समझे, कुछ भी नहीं बन सकता। शायद कुकिंग ऑयल से मुकम्मल गुरेज मुमकिन ना हो, मगर ये ज़रूर हुआ है कि तेल के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए बेशतर घरों में ख़वातीन ने ऐसे खाने पकाना बंद कर दिए हैं जिनमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो। घर में क्या नहारी कौरमे पाए? नहीं, ये नहीं बना रहे, तो क्या बनाती हैं? ये सब्जियां वगैरह बना दे। खाने का तेल पहुँच से बाहर है, पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर है। जितनी ऑयली चीज़ें थी सब बंद कर दी हैं। एक तो हार्ट पेशेंट हो गए, ऊपर से महंगा इतना हो गया कि आप पानी में पकाएं और खा लें उबाल के, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं बनेगा। पहले से ही मैंने कह दिया अपने बहुओं को, बेटा सब खत्म कर दो, घी इतना महंगा। आप यकीन करें 2 दिन 3 दिन पहले जब मुझे तेल का पता चला है, मेरे सर में इतना शदीद दर्द है, मैं घर में मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी। जिसमें कम तेल होगा वही खाएंगे ना, हम तो वो थोड़ी देखेंगे कि हम मुर्गे मुसल्लम खाएंगे बड़े आदमियों की तरह टेबल सजा कर। सब्जी नहीं पका सकते, टमाटर की चटनी पे गुजारा कर रहे हैं। इस मामले पर हमने मारूफ शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट शाजिया नूर से बात की तो उन्होंने मुतबादिल खानों की तवील फहरिस्त पेश कर दी और सेहत के लिए भी इन्हीं खानों को बेहतर करार दिया। हमारे पाकिस्तानी खाने बहुत ज़्यादा ऑयल डलता है, तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को कहती हूँ, लोगों को समझाती हूँ कि ऑयल कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा नहीं है। आप ऐसी डिशेस बनाएं घर में जिसमें कम ऑयल डलता है। आप हलीम बना लें, आप वेजिटेबल्स बना लें, मसूर की दाल, माश की दाल, चने की दाल, आप ये सारी दालें, आप काली दाल, और उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। आप 1 टेबल स्पून डालें, ज़रा सा भगार करें, दाल उबलेगी, पकेगी और वो खा लें, उससे ग़िज़ायत उसकी गोश्त की मिलेगी वही आपको। फ्राइड राइस कर लें जिसमें वेजिटेबल्स डलते हैं और उसमें ऑयल बहुत कम डलता है, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून होता है
चाइनीज़ डिशेस होती हैं, वेस्टर्न डिशेस भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपके दस्तरस में आ सकती हैं। कुकिंग और न्यूट्रिशन की माहिरीन ये भी समझती हैं कि ख़वातीन तेल के इस्तेमाल का तरीका बदल कर भी बजट और सेहत दोनों का भला कर सकती हैं। जहाँ पे हम चमचों के साथ या डोंगों के साथ या कप के साथ तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब हम उसको स्प्रे ऑफ ऑयल के तरीके से इस्तेमाल कर लें, और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर दालों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल तरीके से किया जाए तो बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी रह सकती है, डाइट भी बैलेंस्ड हो सकती है और तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। महंगे महंगे ऑयल, महंगी जितनी भी चीज़ें मार्केट में, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ख़रीदनी। जो गोश्त होता है उसके साथ चर्बी होती है, और चर्बी आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप कुक करते हैं उसको, तो उसका ऑयल भी वो सिक्रीट करता है, तो वो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आप ऑयल कम डालें और वो ऑयल आ जाता है, तो वो आपकी काफ़ी है आपके लिए, जितनी आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे तो आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट आएगा। माहिरीन की गुफ्तगू ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेल महंगा ज़रूर है, मगर उसका इस्तेमाल कम करने के तरीक़े भी मौजूद हैं, जिन पर अमल करके घरेलू बजट पर होने वाले असरात को महदूद किया जा सकता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब आप कह रहे होंगे जी ये खाना जो है कम तेल में कैसे बनाएं? ये बन सकता है अगर हम बनाना चाहें, क्योंकि अभी इससे पहले हमने हेपेटाइटिस की बात की, हार्ट पेशेंट्स की बात हम करते हैं। और हेपेटाइटिस कहा जाता है ज़्यादातर जो ऑयली फूड है ना, ऑयली फूड वो उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिवर को ये सारा मामला अब पूरा जाके अटैक करता है ये। अच्छा फैसल, एक चीज़ है, हम अब स्पेशली आई डोंट नो कि इस तरह से मैंने अभी कराची में इतने खाने नहीं खाए, लेकिन पंजाब में जब तक आपके वो पाए या निहारी वाले उसमें प्याले में ऊपर ऑयल ना तैरता नजर आ रहा है, कराची में खाने नहीं खाए, इतने खाने नहीं खाए ना, ये वाला अभी मैंने पाए कराची की और निहारी मैंने नहीं खाई, तो जब तक वो प्याले में ऑयल ऊपर तैरता हुआ नजर नहीं ना आता, आप मुझे बता रही हैं कि टीम को, मैं टीम को बता रही हूँ और जो देख रहे हैं मैं उन्हें बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये अगर प्लेट में ऑयल है और आप कहते हैं कि अब खाना मज़े का, तो ऐसा नहीं होता। कम तेल में भी खाना अच्छा पक सकता है, ये हकीकत है। और ये हकीकत कैसे है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारी जो शेफ़ है मायदा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमारा एक स्पेशल किचन है उसका हम रुख करेंगे और मायदा वहाँ मौजूद होंगे, मैं गाइड करेंगी कम तेल में खाना कैसे पकाना है। ब्रेक के बाद ऑयल को ब्रेक लगाएंगे।